तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को अवगत कराना है कि यह वीडियो डीलेड थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए है। जो साथी डीलेड थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। खासकर उन्हीं के लिए मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं। थर्ड सेमेस्टर के जो भी साथी हैं जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और हाइप भी करें। साथ में प्लेलिस्ट में बनी है, जाकर के उसमें आप सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। अभी मैं साइंस के वीडियो दे रहा हूँ, धीरे धीरे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो तैयारी आप लोग अपनी करते रहें। यह हमारा वीडियो है संक्रामक रोग, बायोलॉजी का है ये। तो रोग देखिए दो तरीके के होते हैं, एक जन्मजात, एक जन्म के बाद रोग। जन्मजात रोग को कहते हैं आनुवांशिक रोग, जन्म के बाद रोग को संक्रामक रोग कहते हैं और असंक्रामक रोग भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे आ गया आनुवांशिक रोग। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हों, अर्थात जन्मजात रोगों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है, जो माता पिता से संतानों में आते हैं। ट्रिक है शिव ही सुंदर है, सा से सिंड्रोम, व से वर्णांधता, ही माने हीमोफीलिया। यही रोग जो है आनुवांशिक रोग है। जन्म के बाद उपार्जित रोग, ऐसे रोग जो पूर्वजों के कारण ना हो बल्कि जन्म के बाद हों तो उसे उपार्जित रोग कहते हैं। यानी डायरेक्ट लड़के में हों, मम्मी पापा से ना हो तो उनको उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे संक्रामक रोग, यहाँ पे ध्यान देंगे। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, जीवाणु, विषाणु या किसी अन्य माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे संक्रामक रोग, एड्स, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये जो हैं ये सब संक्रामक रोग हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न फैलते हों, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे शुगर, जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहते हैं, कैंसर, हृदय रोग और यहाँ पर रक्तचाप। संक्रामक रोग का कारण कोई सूक्ष्मजीव नहीं होता, याद रखेंगे। बैक्टीरिया से नहीं होता है, मतलब सूक्ष्मजीव से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। असंक्रामक रोग कुपोषण, हानिकारक पदार्थों का सेवन, हार्मोन्स की अधिकता व कमी के कारण होता है। साथियों, मधुमेह यानी डायबिटीज़, मधुमेह यानी डायबिटीज़ इसको कहते हैं जब किसी व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। जब किसी व्यक्ति में ग्लूकोज की साथियों मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन की हार्मोन की मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है, तो उसे मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम में मिलीलीटर में होना चाहिए। 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। मधुमेह के कारण है बढ़ती उम्र, मोटापा, अनियमित खान पान व संबंधित बाह्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, आलू, चावल, चीनी, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनके ज़्यादा खाने से भी मधुमेह होता है। मधुमेह के प्रकार, कम उम्र में पाया जाने वाला मधुमेह, 18 साल से कम इंसुलिन, प्रौढ़ावस्था में 40 प्लस तो इंसुलिन का कारण वो नहीं होता है। मधुमेह रोगी को खाने योग्य पदार्थ, जिसको डायबिटीज़ हो जाए वो क्या खाए? अनाज में गेहूँ, मक्का, बाजरा खाएं, दाल में चना व सभी प्रकार की दालें खाएं, सब्जियों में हरी सब्जियां, करेला खाएं, फलों में जामुन खाएं, बेर खाएं, संतरा, अनार आदि खाएं और दूध में छाछ, दही, दूध वसा रहित खाएं। छाछ खाए, दही खाए, मतलब दूध नहीं खाए। मांस, सभी प्रकार के मांस खाएं। मधुमेह रोगी नहीं खाए, क्या नहीं खाए? चीनी, गुड़, गन्ने का रस, शहद आदि सभी मिठाइयाँ नहीं खाए। आलू, चावल, चुकंदर न खाए। किशमिश, छुआरा, अंजीर, पेस्ट, केक आदि मीठा पदार्थ नहीं खाए। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जब व्यक्ति का रक्तदाब मानक से अधिक हो जाए तब उच्च रक्तदाब कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है और रक्तदाब को स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फेग्मोमैनोमीटर। ध्यान रखेंगे। रक्तदाब की अवस्थाएं, हल्का उच्च रक्तदाब, मध्यम और अत्यधिक। हल्का उच्च रक्तदाब होगा चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा। मध्यम होगा घबराना, सिर दर्द आदि। अत्यधिक होगा तो घबराना, मुख से खून आना। बीपी का कारण, ब्लड प्रेशर का कारण वंशानुगत मोटापा, मानसिक तनाव, वृद्धावस्था, खाद्य पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करना। उच्च रक्तदाब वाले रोगी के लिए वर्जित वस्तुएं, नमक युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाएं, चटपटे मसाले न खाएं, समुद्री मछली न खाएं, घी न खाएं, सूखे फल न खाएं, मक्खन आदि नहीं खाएं। उच्च रक्तदाब वाले रोगी के लिए खाने के पदार्थ सभी सौम्य पौष्टिक आहार खाएं, तिल, सरसों खाएं, सोयाबीन खाएं। उच्च रक्तदाब के लक्षण, बिना वजह गुस्सा आना, चक्कर आना, बेचैनी व गर्मी होना, सिर दर्द। अत्यधिक उच्च रक्तदाब में मुख या नाक से खून आना।
परिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, आँखों का झपकना, मिठाई देखकर मुंह में लार आना, गोलगप्पे देखकर मुंह में पानी आना, प्रतिवर्ती क्रियाओं के ये उदाहरण हैं। आगे ध्यान देंगे साथियों, प्रकुंचन दाब क्या होता है? यहाँ पर प्रकुंचन दाब यहाँ पर क्या होता है? तो जब हृदय संकुचित अवस्था में होता है यानी सिकुड़ता है तब रक्त का दाब संकुचन दाब कहलाता है। इस अवस्था में ब्लड प्रेशर उच्च रहता है। यानी जब हृदय सिकुड़ता है तो मतलब ब्लड जो होता है वो नाड़ियों में बहता है यानी शरीर की तरफ जाता है, तो दाब जो है संकुचन दाब कहलाता है। इस अवस्था में ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। आगे देखते हैं अनुशिथिल मतलब शिथिलन दाब। जब हृदय शिथिलन की अवस्था में होता है तब रक्त दाब शिथिलन दाब कहलाता है। इस अवस्था में रक्त दाब निचले स्तर पर होता है यानी सिराओं से वापस आ रहा होता है। धमनी एवं सिराएं दोनों रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी एंड वेन्स। धमनी द्वारा रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। धमनी में क्या होता है? O2 युक्त शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। धमनी की दीवारें मोटी एवं लचीली होती हैं और धमनी में रक्त दाब अधिक होता है। ध्यान देंगे एक अपवाद, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वह ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़े तक लेकर जो है जाती है, हृदय से फेफड़े में लेकर जाती है और वहाँ से शुद्ध हो जाता है, तब उसको पुनः हृदय में दूसरी जो है फुफ्फुस सिरा लेकर आती है। सिराओं का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आना होता है। सिराएं जो है शुद्ध रक्त सिराओं में बहता है। सिराओं की धमनियाँ या दीवारें पतली होती हैं। सिराओं में धमनी की तुलना में रक्त का प्रवाह धीमा होता है, वापसी में धीरा आता है। एक अपवाद है कि फुफ्फुस सिरा जो कहले पल्मोनरी वेन्स वो O2 युक्त रक्त फेफड़े से हृदय तक पहुंचाती है। तो इतना ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन रहित युक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जैसे नदियाँ, तालाब, पेड़ पौधे, जीवजंतु सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण सड़कें, इमारतें, कार्यालय जिनको मनुष्य ने बनाया है मानव पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा मुक्त रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, हवा, जल आदि। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हों, कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं, सड़क, मोबाइल, वाहन, कंप्यूटर आदि। पर्यावरण संतुलन के लाभ, इससे मानव जीवन का विकास होता है। पर्यावरण संतुलन से मानव प्राकृतिक संसाधन को दीर्घ अर्थात अधिक समय तक उपयोग कर सकता है। इससे प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण संतुलन के कारण मानव द्वारा किए गए हस्तक्षेप से पर्यावरण असंतुलित होता है। असंतुलन के कारण है वनों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक प्रदूषण। मानव अपने लाभ के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति में बदलाव करता रहता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी जंगलों की कटाई की गई थी। साथियों हम लगातार वीडियोज आपके लिए देते रहेंगे। जो भी साथी यूपी डीलेड या बीटीसी बोलते हैं इसको, थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए यह हमारा चैनल बहुत ही उनको हेल्प करेगा। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी लेकर आया करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने में बहुत ही आराम मिले आप सभी को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहें, लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना प्यारा सा छोड़ के जाएँ ताकि हम और वीडियो भी बना सकें। आप सभी का धन्यवाद।